तैयारी जीत की। आप जुड़े हैं मुकुल स्टडी पॉइंट के साथ। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अब शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक नारे में कितनी ताकत हो सकती है? इतनी कि वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिला दे। साल था 1942 और भारत को ठीक ऐसा ही एक नारा मिला था। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। वो कहानी जो भारत की आजादी के लिए एक आखिरी और सबसे जबरदस्त प्रहार साबित हुई। ये जो शब्द स्क्रीन पर हैं, करो या मरो, सोचिए ये शब्द जब पहली बार कहे गए होंगे तो क्या माहौल रहा होगा। चलिए आपको उसी पल में ले चलते हैं। तारीख थी 8 अगस्त 1942। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान की हवा में ना एक बेचैनी थी और साथ ही एक उम्मीद भी। और फिर महात्मा गांधी की आवाज उस खामोशी को तोड़ती है। उनके ये शब्द सिर्फ एक नारा नहीं थे, ये एक तरह से आज़ादी का ऐलान था, एक चिंगारी जिसने करोड़ों दिलों को रोशन कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने भारत को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था? मतलब 1942 में करो या मरो जैसा नारा देना सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक मजबूरी सी क्यों बन गई थी? चलिए समझते हैं। देखिए, कई सारी बातें थीं जो एक साथ हो रही थीं। एक तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था जिसका पूरा दबाव भारत पर आ रहा था। ब्रिटेन अपनी लड़ाई के लिए हमारे ही संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा था। फिर आया क्रिप्स मिशन, पर वो भी फेल हो गया। उससे रही सही उम्मीद भी टूट गई। पूर्ण स्वराज की जो हमारी अटूट मांग थी वो दूर होती दिख रही थी। कुल मिलाकर कहें तो ब्रिटिश वादों से लोगों का पूरी तरह से मोह भंग हो चुका था। और इन सब वजहों में क्रिप्स मिशन की असफलता एक तरह का ब्रेकिंग पॉइंट थी। अब यह साफ हो गया था कि बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। उस दौर के इन दस्तावेजों को देखकर भी यह अंदाजा लगता है कि माहौल में कितनी ज्यादा बेचैनी और गुस्सा था। अब बस एक ही रास्ता बचा था, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। और बस इसी निराशा और दृढ़ संकल्प के बीच से जन्म हुआ अगस्त क्रांति का। ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये स्वतंत्रता के लिए बजाया गया आखिरी और निर्णायक बिगुल था। तो देखिए ये सब कुछ हुआ कैसे। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। फिर 8 अगस्त को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी इस पर मोहर लगा दी। लेकिन इससे पहले कि आंदोलन ठीक से शुरू भी हो पाता, अंग्रेजों ने अपना दांव चल दिया। 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ही गांधी जी समेत कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उन गिरफ्तारियों से ठीक पहले ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने जो भाषण दिया वो ऐतिहासिक था। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक तरह से पूरे देश को जगाने वाली पुकार थी। उन्होंने साफ साफ कहा, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम अपनी गुलामी को जारी रहते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं इस आंदोलन की सबसे खास, सबसे दिलचस्प बात की, इसके स्वरूप की। देखिए, अंग्रेजों ने सोचा था कि सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल देंगे तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हुआ वो उनकी सोच से बिल्कुल परे था। अंग्रेजों का जो प्लान था वो बुरी तरह से उल्टा पड़ गया। उन्हें लगा कि नेताओं को गिरफ्तार करके उन्होंने आंदोलन का सिर ही काट दिया है। लेकिन हुआ ये कि ये आंदोलन बिना सिर के ही और ज्यादा खतरनाक हो गया। ये एक लीडरलेस विद्रोह बन गया। मतलब अब इसका कोई एक नेता नहीं था। ये अब कांग्रेस का नहीं बल्कि भारत के आम लोगों का अपना आंदोलन बन गया था। और इसमें शामिल कौन था? सच पूछिए तो पूरा देश ही शामिल था। स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, फैक्ट्रियों में मजदूरों ने हड़तालें कर दी, किसानों ने लगान देने से साफ इनकार कर दिया और खास तौर पर महिलाओं ने उन्होंने आगे बढ़कर जबरदस्त लीडरशिप दिखाई। साथ ही बहुत सी भूमिगत गतिविधियां भी शुरू हो गई। और जब हम महिलाओं की भूमिका की बात कर ही रहे हैं तो अरुणा आसफ अली का नाम लेना तो बनता ही है। उन्हें 1942 के आंदोलन की रानी भी कहा जाता है। जरा सोचिए, 9 अगस्त को जब सारे बड़े नेता जेल में बंद थे तब उन्होंने हिम्मत दिखाकर उसी ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। लोगों का गुस्सा कई अलग अलग शक्लों में बाहर आया। एक तरफ तो हड़तालें और बहिष्कार हो रहे थे जिससे सरकारी कामकाज ठप पड़ गया। दूसरी तरफ लोगों ने ब्रिटिश राज को कमजोर करने के लिए रेलवे लाइनों और टेलीफोन की तारों को भी निशाना बनाया। और कुछ जगहों पर तो इससे भी आगे की बात हुई। सतारा और बलिया जैसी जगहों पर लोगों ने अपनी खुद की आज़ाद समानांतर सरकारें तक बना ली थी। तो अब सवाल यह है कि इतने बड़े विद्रोह पर ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी?
जाहिर सी बात है, बेहद क्रूर। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दी और इसके नतीजे भी बहुत भयानक हुए। अंग्रेजों का जवाब सिर्फ तेज नहीं था, वो बहुत ही बेरहम था। पूरे देश में दमन की एक लहर सी दौड़ गई। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों पर सरेआम कोड़े बरसाए गए और निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाना, ये सब इस विद्रोह को कुचलने के तरीके बन गए। देखिए, गांधी जी का आह्वान तो एक अहिंसक संघर्ष का था, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग निकली। जब सारे नेता जेल में थे तो लोगों का गुस्सा कई जगहों पर फूट पड़ा और विरोध प्रदर्शन अक्सर हिंसक हो गए। सरकारी इमारतों और संपत्ति पर हमले भी हुए और इस पूरे संघर्ष की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। सरकारी आंकड़ों को छोड़ भी दें तो पुलिस की कार्रवाइयों और इन झड़पों में हजारों लोग मारे गए या घायल हुए। ये आज़ादी के लिए दी गई एक बहुत भारी कीमत थी। तो क्या हम ये माने कि आंदोलन फेल हो गया? अगर हम सिर्फ इस बात को देखें कि क्या हमें फौरन आज़ादी मिली, तो शायद जवाब हाँ होगा। लेकिन इसका जो दूरगामी असर हुआ, जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था, वो बहुत ही गहरा और निर्णायक था। इसी ने इस आंदोलन की हार को एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत में बदल दिया। और ये बात बहुत ज़रूरी है, इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज के अजेय होने के भ्रम को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। अंग्रेज़ों को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अब भारत पर राज करना बच्चों का खेल नहीं रहा। तो आखिर इस आंदोलन ने स्वतंत्रता की नींव रखी कैसे? देखिए, 3 बड़ी बातें हुईं। पहली, अंग्रेज़ों को ये साफ साफ एहसास हो गया कि वो अब भारत के लोगों की मर्जी के बिना यहाँ शासन नहीं कर सकते। दूसरी बात, दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर कर दिया था। और तीसरी और सबसे अहम बात, इस आंदोलन ने यह तय कर दिया कि अब जंग के बाद जब भी बात होगी तो वो सिर्फ सत्ता के हस्तांतरण की होगी, यानी पावर ट्रांसफर की, किसी छोटे मोटे सुधार की नहीं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ादी को अगर और मगर के सवाल से निकालकर कब का सवाल बना दिया। मतलब अब ये तय हो गया था कि भारत आज़ाद होगा, सवाल सिर्फ इतना था कि कब होगा। भारत छोड़ो आंदोलन हमें सिखाता है कि जनता की इच्छा शक्ति में कितनी ताकत होती है। और यहाँ मुकुल स्टडी पॉइंट पर हम ज्ञान और जिज्ञासा की इसी भावना को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर आप इतिहास के ऐसे ही और भी निर्णायक पलों को हमारे साथ समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।